हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ फाइनल रिवीजन करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट का, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। तो जनाब, आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी सारी चीजें आएंगी, काफी सारे फॉर्मूलाज आएंगे, आप उनमें यहाँ पे खो जाने वाले हैं। तो आइए फटाफट से इस सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि एवी स्टडी क्लासेस मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करता है यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए। यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए आप हमारा पीवाई क्या उसका कोर्स, टेस्ट सीरीज या फिर मास्टर कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए अलग अलग स्टेट्स के लिए हमारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। ऐसी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए भी हमारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। सारी डिटेल्स आपको एबी स्टडी क्लासेस की वेबसाइट या फिर ऐप पे मिल जाएंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करना है आज के सेशन में, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, जिसमें मेन फोकस हमारा मीन पे ही रहेगा, मीन की बातें करेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की बात करेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की मेनली चर्चा आपके साथ होगी। स्क्यूनेस और कर्टोसिस का जो टॉपिक है वो भी आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कोरिलेशन और रिग्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज वगैरह रहती हैं, फॉर्मूलाज रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, कई बार सवाल आते हैं। तो इनको आपके साथ डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और प्रीवियस ईयर के सवाल भी आपके साथ कुछ डिस्कस होंगे जी इन टॉपिक से जुड़े हुए। आइए एक एक करके एक एक टॉपिक को उठाते हैं और अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास ऐसे मेजर्स की हम बात करते हैं जो कि हमारे डाटा को एक सेंट्रल वैल्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है, उसमें बहुत सारी फिगर्स हैं, हम एक सेंट्रल वैल्यू निकाल के उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास एक क्लास का डाटा है कि इस क्लास में कितने कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। आप कहते हैं कि ऑन एन एवरेज इस क्लास में बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 100 में से 70 आए हैं। तो आपने एक 70 से इस पूरे क्लास के जो मार्क्स हैं उनको एक्सप्रेस कर दिया। तो दिस इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अलग अलग मेजर्स हमारे पास हैं। एक तरफ हमारे पास है मैथमेटिकल एवरेजेस, जिसमें आपका मीन आता है, और यहाँ पे अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन आएगा। और इसके अलावा हमारे पास पोजिशनल एवरेजेस भी हैं, जहां पे आपके मीडियन और मोड हमारे पास आते हैं। देखो, एक अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वही है जिसे आप आसानी से निकाल सकें, आसानी से कंप्यूट कर सकें, आसानी से समझ सकें, यूनिक हो। ऐसा ना हो कि आपके पास एक की जगह दो तीन मेजर आ जाएं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। आप उसका फर्दर ट्रीटमेंट भी कर सकें और वो एक्सट्रीम वैल्यू से अनअफेक्टेड हो। सबसे इंपॉर्टेंट मेजर जो है वो हमारे पास है मीन। अरिथमेटिक मीन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है और उसकी यहां पर डिस्कशन करते हैं। देखो, मीन निकालना बहुत ही आसान है। जैसे मैं कहता हूं कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स मेरे पास हैं 70, 75, 80, 85 और 90। तो आप इनका मीन कैसे निकाल सकते हो? इन सबको आप ऐड करो और कर दो डिवाइडेड बाय 5। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आपका मीन निकल कर आ जाएगा। यहां पे प्रॉपर्टीज की बात करें तो कहा गया सम ऑफ डेविएशंस आपका यहां पे 0 होता है। तो यहां पे 70, 75, 80, 85, 90, आप मीन से डेविएशन निकालिए। मीन से डेविएशन यानी कि 80 में से माइनस कीजिए इन सबको, तो यह -10, -5, 0, 5, 10, इनका सम करेंगे, इट इज गोइंग टू बी 0। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन आपका लीस्ट होगा, अगर आप यहां पे इनका स्क्वायर करेंगे 100, 25, 0, 25, 100, तो ये जो नंबर निकल कर आएगा ना, इट इज गोइंग टू बी लीस्ट। अगर आप किसी और नंबर से डेविएशन निकाल के स्क्वायर करेंगे तो ये 250 से ज्यादा निकल कर आएगा। इट इज अफेक्टेड बाय चेंज और चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सभी वैल्यूज में से कोई नंबर घटा दो, मैं आपसे कहता हूं कि सभी वैल्यूज में से 50-50 घटा दो, तो ये आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे यहां पर? तो 20, 25, 30, 35 और 40 ये नंबर हो जाएंगे आपके। तो यहां पे कहा गया कि जो आपकी मीन की वैल्यू आई थी उसमें से भी आपका 50 घट जाएगा, तो 80 माइनस 50, आपका मीन भी यहां पे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर सभी में कुछ ऐड कर देते तो मीन भी उतने से बढ़ जाता, सभी में कुछ मल्टीप्लाई कर देते तो मीन भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाता, सभी में कुछ डिवाइड कर देते तो मीन भी उतने से ही डिवाइड हो जाता। इट इज रिजिडली डिफाइंड। केवल एक ही मीन आपके पास निकल कर आएगा, अलग अलग मीन्स आपके पास नहीं निकल कर आएंगे। और कई केसेस में हम वेटेड अर्थमेटिक मीन भी यहां पे निकालते हैं। हम कहते हैं कि
हमें किसी वेरिएबल को ज्यादा वेटेज देनी है, हम कहते हैं हमें इसे ज्यादा वेटेज देनी है, तो हम इसको वेट 2 दे देते हैं, बाकी सबको 1 दे देते हैं, तो फिर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, wx निकालते हैं, और फिर जो है सिग्मा wx डिवाइडेड बाय सिग्मा w करेंगे तो फिर मीन निकल कर आता है हमारा। और इसका फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब है यहाँ पे आपको कहा जाए कि आपके पास एक क्लास है, उसमें बच्चे टोटल जो हैं वो यहाँ पे 50 हैं, और उनके एवरेज मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे 40 हैं, और दूसरी क्लास जो है उसमें बच्चे टोटल आपके पास जो हैं वो 100 हैं, और उनके एवरेज मार्क्स जो हैं वो 20 हैं। अगर आपसे ऐसे कहा जाए, आपसे कहा जाए इन दोनों की मिलाकर कंबाइंड एवरेज निकालो, तो आप निकाल सकते हो। यहां पर आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर ऐसे ऐड कर दें और डिवाइडेड बाय कर दें n1 प्लस n2, यानी कि 50 प्लस 100 यानी कि 150 से आप डिवाइड कर दें, तो आप कंबाइंड अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं, यानी कि फर्दर ट्रीटमेंट भी इसका पॉसिबल है। बट मीन के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, आप इसे क्वालिटेटिव डाटा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज थी, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे 70, 75, 80, 85, 90 की जगह ये 900 हो जाए, तो आपके मीन की वैल्यू बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंज हो जाएगी। आपकी वैल्यू कहीं यहाँ पे जो 900 है उसके पास की वैल्यू निकल कर आएगी। तो एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा अफेक्ट हमारा ये मीन जो है वो यहाँ पे हो जाता है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट डीमेरिट बनता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे कुछ और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, और यहाँ पे हमारे पास जो मीन है उसे ही फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के अंदर। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है जी। सो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आप ऐसे निकालते हैं, जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो और उनकी nth पावर लगा दो। 10 नंबर है तो 10 को मल्टीप्लाई करो और लिख दो पावर 1/10, ऐसे आपका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। 2 नंबर है 4 और 9, इनको मल्टीप्लाई करो और पावर लिख दो 1/2, तो आपका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपके नंबर बहुत ज्यादा हो जाएं, फिर कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, और इसीलिए फिर हमें लॉग का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे ज्यादा नंबर्स हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे नंबर्स हैं 5, 7, 9, 8, 11, ऐसे नंबर्स हैं, आपको निकालना है इनका ज्योमेट्रिक मीन, तो फिर आप क्या करते हैं, इसके आगे लगा देते हैं लॉग। तो लॉग लगाने से ये 1/5 आपका यहाँ पे नीचे आ जाता है, और ये सारे मल्टीप्लाई वाले ना प्लस में बन जाते हैं, log 5 प्लस log 7 ऐसे बन जाते हैं आपके। तो फिर आप इन सभी को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय 5 कीजिए, और फिर एंड में इसका दोबारा से एंटी लॉग ले लीजिए। खैर इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, सिंपली आप इस फार्मूला को भी याद रखिए, क्योंकि फार्मूला डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर सभी ऑब्जर्वेशन सेम है तो ज्योमेट्रिक मीन भी वही ऑब्जर्वेशन होगी। अगर सभी नंबर्स आपके 8 हैं, ज्योमेट्रिक मीन 8 होगा, सभी 10 है, ज्योमेट्रिक मीन 10 होगा। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है z is equal to x into y, then geometric mean of z is going to be geometric mean of x into geometric mean of y। तो आपके पास x में 3 नंबर है 3, 4, 6, और y में 3 नंबर है 2, 7, 9। तो यहाँ पे z अगर आप कर रहे हैं x into y 6, ये 28, ये आपका 54। तो फिर अगर आप यहाँ पे कहा गया कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z निकालेंगे, तो ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x और y के मल्टीप्लिकेशन के बराबर यहाँ पे निकल कर आएगा। ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी ये रूल आपका ट्रू ही रहेगा। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन आपकी 0 या नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में फिर ज्योमेट्रिक मीन आप नहीं निकाल पाएंगे। ज्योमेट्रिक मीन का जो लॉगरिथम है, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द गिवन वैल्यूज। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहां पे कहा गया कि अगर आप इंडिविजुअल वैल्यूज जो आपकी हैं, जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, जैसे 3 वैल्यूज हैं log a, log b और log c, इनका यहां पे अर्थमेटिक मीन ले लें, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द लॉग ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। इनके बराबर ही आपका निकल कर आएगा। बेसिकली जो फॉर्मूला है ना, इसी को तोड़ मरोड़ के यहां पे लिखा हुआ है, एंटी लॉग को यहां पे लेके जाएंगे, इट इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन सिग्मा log x बाय n। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली अरिथमेटिक मीन का ही तो फॉर्मूला है। तो इसे भी आप याद कर लीजिए अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत लग रही है। और अगर यूजेस की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन को इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स नंबर कंप्यूट करने में, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालने में, और कहीं पर डाटा आपका रेट, रेशो, परसेंटेज में होता है, वहां भी इसका इस्तेमाल यहां पे किया जाता है। अगर बात करें हार्मोनिक मीन की, तो हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज। तो इसका फॉर्मूला यहां पे हमारे पास क्या रहता है, अगर हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज आपके पास हैं, कौन सी 2, 4, 6, 8 में के, तो 4 वैल्यूज हमारे पास हैं, तो कैसे निकालेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, आप इसे ऐसे कंप्यूट करते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन।
इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता, बट अगर आपको एवरेज रेट निकालना है किलोमीटर पर आवर, पर डे आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड, ऐसी कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तभी आप हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। और इसे भी अगर आपके ऑब्जर्वेशन जीरो या नेगेटिव हो जाए फिर आप कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। और आपको जो ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वो है जी ये रिलेशनशिप कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये तीनों बराबर भी हो सकते हैं आपके, अगर आपकी सभी ऑब्जर्वेशन सेम है तो तीनों आपके बराबर भी हो सकते हैं। और अगर आपकी दो ही ऑब्जर्वेशंस है तो उस केस में आपका ये रिलेशनशिप सही रहेगा। ये रिलेशनशिप है आपका ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन का अंडर रूट। ये रिलेशन आपका यहां पे सही रहेगा, ट्रू रहेगा। तो इस रिलेशन को भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो चलिए अब आइए बात करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मतलब है कि हमारा जो डाटा है वो कितना फैला हुआ है, हाउ डाटा इज स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू, यानी कि हमारे मीन मीडियन मोड के अराउंड कैसे कैसे डाटा हमारा फैला हुआ है। तो डाटा की फैलावट यहाँ पे देख रहे हैं, उसका स्प्रेड यहाँ पे देख रहे हैं। और एक अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमें अपनी एवरेज की रिलायबिलिटी बताएगा। अगर डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारी एवरेज कोई ज्यादा रिलायबल मेजर नहीं है, बट अगर डिस्पर्शन कम है तो हम कहेंगे कि हमारा डाटा जो है वो एवरेज के आसपास ही फैला हुआ है। हम अपनी दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी डिस्पर्शन निकालकर, वेरिएंस निकालकर। और इसके अलावा हमें कुछ और स्टैटिस्टिकल मेजर्स निकालने हैं, जैसे कोरिलेशन निकालना है, रिग्रेशन निकालना है। तो उसके लिए भी हमारे जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, खास करके आपका वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आपकी मदद यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो अच्छा मेजर है डिस्पर्शन का, उसे आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे, रिजिडली डिफाइंड होगा, सभी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होगा। आप फर्दर ट्रीटमेंट भी उसका करना चाहे तो कर पाएंगे, और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। तो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम बात करते हैं रिलेटिव मेजर्स की तो हमारे पास आते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अब आ जाते हैं जी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे, जो कि हमारा है जी वेरिएंस। वेरिएंस का क्या मतलब है? इट इज द एवरेज ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स, दैट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये पढ़ के थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट एग्जांपल देके समझाऊं तो बहुत ही आसान है। तो वही एग्जांपल लेकर चलें, 4, 6, 8, 10। तो सब में से हमने मीन को माइनस यहाँ पे किया था, तो ये आया था -3, 1, 1 और 3। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, यहाँ पे हम इनके साइन इग्नोर नहीं करेंगे, हम कर देंगे इनका स्क्वायर, उससे ऑटोमेटिकली साइन इग्नोर हो जाएंगे। 9, 1, 1, 9। तो ये आपके पास निकल कर आया 20। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर्स की एवरेज ले ली, तो 20/4 ये आपका यहाँ पे निकल कर आएगा वेरिएंस। ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वेरिएंस की। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपली द अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे बताया गया नॉट लेस देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो अगर आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे तो वो यहाँ पे इससे कम आएगा, इसकी वैल्यू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से ज्यादा रहने वाली है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और बाकी मेजर्स की तरह चेंज ऑफ ओरिजिन से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्केल में चेंज होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो इसमें इफेक्ट आएगा। और इसे फर्दर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं आप, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन का रिलेशन भी गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे ये रिलेशन भी इनका यहाँ पे हमें गिवन है, बताया गया है। और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखो, अगर आपको अलग अलग डाटा को कंपेयर करना है जिनका अलग मीन है, अलग स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो आप उस केस में कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 आप कीजिए तो आपका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपका बेस्ट मेजर है, बट इसे कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आपको रहती है। ज्यादा वेट देता है एक्सट्रीम आइटम्स को, क्योंकि उनके स्क्वायर और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे कहा गया इट कैन नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर द डिस्पर्शंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग यूनिट्स हैं वहां पे आप उन्हें कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कंपेयर करने के लिए फिर आपको निकालना होगा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो चलिए अब बात करते हैं स्क्यूनेस की। तो स्क्यूनेस बहुत बार हमने आपके साथ ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है।
देखो स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री, आपके डाटा में सिमेट्री नहीं है। अगर तो आपका कर्व बिल्कुल ऐसा सिंपल सा बन रहा है तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल है, बट अगर आपका कर्व एक तरफ को झुका हुआ है तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव स्क्यूड है। तो ऐसा पॉजिटिव होता है और ऐसा नेगेटिवली स्क्यूड कर्व आपको देखने को मिलेगा। और जितना ज्यादा मीन आपका मोड से दूर रहता है उतनी ज्यादा हमारी होती है स्क्यूनेस। तो मीन माइनस मोड हमारे पास स्क्यूनेस का मेजर है। और अगर आपको निकालना है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो यहां पे मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कर दीजिए, या फिर मीन माइनस मोड को याद है ना इंपिरिकल रिलेशन, इसको 3 मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कर दीजिए, तो आपका यहां पे क्या निकल कर आ जाएगा, आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकल कर यहां पे आ जाएगा। और इसकी वैल्यू -3 से +3 के बीच में लाई करेगी। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्क्यूड आपका डाटा हो जाएगा। और ये रिलेशन तो आपको ऑलरेडी पता ही है, मीन मीडियन और मोड का रिलेशन, आपका डाटा पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यूड है तो कैसा रिलेशन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और मेजर्स भी है स्क्यूनेस के, जैसे बाउलीज मेथड ऑफ स्क्यूनेस है जो कि क्वार्टाइल्स का इस्तेमाल करता है। तो ये कहता है कि स्क्यूनेस इज Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। तो ये फॉर्मूला हमें देता है। और इसके अलावा अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी दे रखा है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। और ऐसे ही हमारे पास एक केलीज मेथड ऑफ स्क्यूनेस जो कि डिसाइल या परसेंटाइल के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। तो P90 प्लस P10 माइनस 2P50। और ऐसे ही हमारे पास डिसाइल के बेसिस पे निकालेंगे तो P90 को D9 लिख देंगे, P10 को D1 और P50 को D5 लिख देंगे। अगर हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो P90 प्लस P10 माइनस 2P50 डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। और ऐसे ही हम डिसाइल की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसकी भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहेगी। तो ये आपके पास है अलग अलग मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। तो चलिए बात करते हैं कर्टोसिस की। तो कर्टोसिस का मतलब हमारे पास है बल्जीनेस, कि हमारा जो कर्व है वो कितना बल्जी है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्मल कर्व हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मल कर्व को मेसोकर्टिक बोला जाता है, ये नॉर्मल कर्व है। अगर आपका कोई कर्व नॉर्मल कर्व से ज्यादा ऊपर आ रहा है तो उसे लेप्टोकर्टिक बोलते हैं। अगर आपका कोई कर्व नॉर्मल कर्व से नीचे जा रहा है, वो थोड़ा सा फ्लैट है, तो हम उसे प्लेटिकर्टिक बोलते हैं। प्लेट्यू की तरह आपका ये कर्व आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 तरह के कर्व्स आपको देखने को मिलते हैं कर्टोसिस के अंदर। और कर्टोसिस को अगर आपको मेजर करना है तो फिर हमें मोमेंट्स की सहायता लेनी पड़ती है। तो मोमेंट्स आपके कुछ स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स है डिस्ट्रीब्यूशन को मापने के लिए। और यहाँ पे हमारा जो थर्ड मूवमेंट है वो हमें स्क्यूनेस के बारे में बताता है, और फोर्थ मूवमेंट हमें कर्टोसिस के बारे में बताता है। और इनका इस्तेमाल करके हमारे पास कार्ल पियर्सन के बीटा और गामा कोएफिशिएंट निकल कर आते हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस के। तो बीटा कोएफिशिएंट की बात करें तो बीटा 1 हमारा स्क्यूनेस का मेजर है। तो ये कैसे निकालेंगे, थर्ड मूवमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट का क्यूब। अब आपने निकालनी है स्क्यूनेस, तो अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव का पता नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए हम कर देते हैं यहाँ पे इसका अंडर रूट करके हमें पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल पाएगा। और हम इसको नाम दे देते हैं गामा 1। तो गामा 1 इज अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस, और इसका साइन हमें स्क्यूनेस के बारे में बताएगा। और बीटा 2 अगर हम निकालेंगे फोर्थ मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है कर्टोसिस का मेजर होगा। बट यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है अगर 3 होगी, इट मींस इट इज अ मेसोकर्टिक। और इसीलिए इसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाने के लिए हमें जीरो को बनाना है, कि हमारा जो जीरो है वो हमारे नॉर्मल कर्व को डिनोट करे, मेसोकर्टिक को डिनोट करे। इसीलिए हम इसमें गामा 2 निकालते समय 3 माइनस कर देते हैं। तो दीज आर दी मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, फॉर्मूलाज को याद रखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बात करते हैं कोरिलेशन की। कोरिलेशन हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को डिनोट करता है। इट इंडिकेट्स एंड एनालाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक x है और एक y है, इसकी वैल्यू है 2 4 6 8 10, इसकी वैल्यू मेरे पास है 5 1 9 10 12। तो मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। ये रिलेशन मुझे बताएगा मेरा कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉजिटिव कोरिलेशन यानी कि ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, एक ऊपर तो दूसरा ऊपर, एक नीचे तो दूसरा नीचे। नेगेटिव मतलब इनका उल्टा रिलेशन है, एक ऊपर दूसरा नीचे, एक नीचे दूसरा ऊपर। नो कोरिलेशन, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सिंपल कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स के बीच में। मल्टीपल, दो से ज्यादा वेरिएबल्स आ गए, 3 वेरिएबल्स आ गए, तीनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। पार्शियल कोरिलेशन, इसके अंदर हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं बट एक टाइम पे दो को ही कंसीडर करके चल रहे हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी, हमारे पास लीनियर कोरिलेशन हो सकता है जो कि आपको ऐसे देखने को मिल रहा है, ऐसे देखने को मिल रहा है। नॉन लीनियर भी हो सकता है जो कि आपको एक कर्व की फॉर्म में, कुछ कर्व की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। आपको देखने को मिल रहा है कर्व तो बन रहा है, रिलेशन तो बन रहा है, बट वो लाइन की फॉर्म में नहीं है, हम उसे नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। जो स्कैटर डायग्राम हमारे पास है, देखो ऐसे आपके पास कुछ स्कैटर डायग्राम बनते हैं, तो ये स्कैटर डायग्राम हमें लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर यानी कि कर्वी लीनियर कोरिलेशन के बारे में भी बता देते हैं। अगर हमें निकालना है मैथमेटिकली कोरिलेशन की वैल्यू, तो उसके लिए शुरुआत करते हैं कोवेरियंस से। पहले आपको निकालनी पड़ती है कोवेरियंस। कोवेरियंस आपके पास क्या है? इट इज डेविएशन इन द टू वेरिएबल्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स, यानी कि x और y का मीन निकाल लें और यहाँ पे x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की वैल्यू निकाल लें और उन वैल्यू को यहाँ पे हम कर दें ऐड, इनका समीशन निकाल लें। जैसे मैं कहता हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू मेरे पास 20 आ रही है और इसकी वैल्यू 30 आ रही है, तो कोवेरियंस मेरे पास क्या आएगा? 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय कितनी मेरे पास वैल्यूज है? यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास है 5। सो दिस इज गोइंग टू बी माई कोवेरियंस। ऐसे आपका कोवेरियंस निकल गया। अब कोवेरियंस निकल गया तो आप अपना कोरिलेशन भी निकाल सकते हो। देखो अगर आपका कोवेरियंस पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशन है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है इनमें नेगेटिव रिलेशन है। और ऐसे ही इनसे आप कोरिलेशन निकालेंगे, तो कोवेरियंस निकल कर आ गया, उसे आप डिवाइड कर दीजिए दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से या फिर दोनों के वेरिएंस का अंडर रूट से, जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ही बना। दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से आप डिवाइड कर दीजिए तो उनका कोरिलेशन आपके पास निकल कर आ जाएगा और कोरिलेशन की वैल्यू आपकी -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर -1 से 0 के बीच में है इट इज नेगेटिव कोरिलेशन। तो ऐसे आपको मैग्नीट्यूड भी पता चलता है और डायरेक्शन भी पता चल जाती है कोरिलेशन की। और मजे की बात देखिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चाहे कुछ प्लस माइनस करो, चाहे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रिलेटिव मेजर है, कोई इसकी यूनिट्स नहीं होती। और ये जो कोरिलेशन का फॉर्मूला हमने लगाया ना, ये नॉन लीनियर कोरिलेशन को नहीं पकड़ सकता, ये केवल लीनियर रिलेशन को ही पकड़ सकता है। यानी कि सिंपली ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशन है या फिर नहीं है। अब यहां पे जो कोरिलेशन हम निकालते हैं उसके अंदर हम अपने एक सैंपल का इस्तेमाल करते हैं, पूरे डाटा का इस्तेमाल नहीं कर पाते, एक सैंपल का इस्तेमाल करते हैं। और रैंडम सैंपल चूज करने की वजह से हो सकता है हमारे कोरिलेशन में कुछ एरर आ जाए और इसीलिए हमें निकालना पड़ता है कि कितना प्रोबेबल एरर यहां पे हो सकता है। तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है जी 0.674 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट n। और कई केसेस में पहले स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, फिर उससे प्रोबेबल एरर निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट n और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/3। 2/3 से स्टैंडर्ड एरर को 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.674 ही होगा अप्रोक्सीमेटली, तो फिर आपका यहाँ पे प्रोबेबल एरर निकल कर आ जाता है। सो दिस वाज अबाउट द मेजर पोर्शन ऑफ कोरिलेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन हमारे पास कोरिलेशन का एक एडवांस्ड वर्जन है। ये हमें बताता है कि जो दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं उसमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कैसा रिलेशनशिप है। तो x और y हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और हम आपसे कहते हैं कि y जो है उसकी वैल्यू x पे डिपेंड करती है, तो हम यहाँ पे इनके बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए, एक x और एक y। मैं कह रहा हूँ y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, वो बाहर से अलग निकल कर आ रही है और उसके बेसिस पे y निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे वेरिएबल जो प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि x, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे रिग्रेसर के नाम से भी बुलाया जाता है, उसे प्रिडिक्टर के नाम से भी बुलाया जाता है और उसे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के नाम से भी बुलाया जाता है। और जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं यानी कि y, उसे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेस्ड वेरिएबल और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल के नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पे हम ये जो वैल्यूज हैं x और y की, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं x और y की, इनका इस्तेमाल करके एक रिग्रेशन लाइन बनाने की कोशिश करते हैं जो इस डाटा को बेस्ट फिट कर जाए। हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ऐसे हमारे पास कुछ पॉइंट्स की प्लॉटिंग आ जाएगी। हम उन पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन हमारे पास जब बन जाती है तो उस लाइन का हमें बहुत फायदा होता है। रिग्रेशन लाइन ऑफ y और x हमारे पास जैसे बनी, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ y गिवन द वैल्यू ऑफ x। ऐसे उल्टा भी हो सकता है, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y भी हम बना सकते हैं।
तो उल्टा केस भी आपका हो सकता है, कंफ्यूज मत होना कि हमेशा y ऑन x होगा, x ऑन y भी आपका हो सकता है। अब रिग्रेशन लाइन को ऑब्टेन करने के दो तरीके हैं। एक तो है स्केटर मेथड। स्केटर मेथड के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपली जो वेरिएबल उनकी डॉट 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 लगा देते हैं और उन डॉट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा है लीस्ट स्क्वायर मेथड। आप यहां पे कोशिश करते हैं कि आपके जो डेविएशंस हैं एक्चुअल वैल्यू से वो मिनिमम निकल कर आए। जो देखिए यहाँ पे आपकी कुछ डेविएशंस हैं एक्चुअल वैल्यू से, वो मिनिमम निकल कर आए, तो ये आप कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे रिग्रेशन लाइन को ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे आपको बता रहे थे रिग्रेशन कॉफिशिएंट के बारे में, तो बी वाई एक्स हमारे पास रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, और इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। आप कोरिलेशन को कोवेरिएंस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लें। आप जानते हैं कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं, कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। अगर आप इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें तो आप यहां पे देखेंगे कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वाई तो है, कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे भी इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और ऐसे भी इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डायरेक्टली डाटा से भी आप इसे निकाल सकते हैं। और इसके अलावा यहां पे अगर आपको x ऑन y निकालना है तो x ऑन y को आप यहां पे ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इसका आपका यहां पे रहने वाला है, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये फॉर्मूला भी आप इसके लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। और आपके जो तीन यहाँ पे वैल्यूज हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और आर, यानी कि आपके दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट और कोरिलेशन, इन तीनों का साइन हमेशा सेम होगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए, देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला आपको कह रहा है अगर आपको दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट पता है, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका अंडर रूट कर दो तो उनका कोरिलेशन आपको पता चल जाएगा, और जो भी साइन होगा वो तीनों का सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि तीनों के साइन अलग अलग हो जाएं। टू रिग्रेशन लाइंस जो इंटरसेक्ट करेंगी वो अपने मीन पे करेंगी। जो रिग्रेशन लाइंस आपने बनाई जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वो अपने मीन पे करेंगी। जैसे कि ये लाइंस हैं जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट इज एक्स बार और वाई बार, अपने मीन पे इंटरसेक्ट करेंगी। और रिग्रेशन कॉफिशिएंट जो हमने यहाँ पे बनाए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, उनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि चेंज ऑफ ओरिजिन को लेकर तो ये इंडिपेंडेंट है, बट चेंज ऑफ स्केल को लेकर इंडिपेंडेंट नहीं है। प्लस माइनस करेंगे सभी वैल्यूज में, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनमें भी उतना ही चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपको ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने टॉपिक्स तो डिस्कस कर लिए, बट अभी डिस्कशन बाकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। तो अभी कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आप कोशिश करिएगा कि आप अपने जो आंसर्स हैं वो पहले देने की कोशिश करें। तो आइए फटाफट से अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल माय डियर फ्रेंड स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला सवाल है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड टू कंप्यूट द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज। अगर आपने एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालना है तो आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज क्या होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो क्यूमुलेटिव रेट से ग्रो करती है, और इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज हमारे पास है वो ना तो अर्थमेटिक मीन है, ना मीडियन है, ना हार्मोनिक मीन है। हमारे लिए ज्योमेट्रिक मीन जो है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है, और इसीलिए बेटर है कि ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल यहां पे किया जाए, और इसीलिए आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्रिकेटर ए स्कोर्स ऑन एन एवरेज 40 रन्स विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। क्रिकेटर बी और सी के स्कोर भी हमें दे रखे हैं 75 एंड 90 विद स्टैंडर्ड डेविएशन 10 एंड 18। हमें इन प्लेयर्स को अरेंज करना है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कंसिस्टेंसी। जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है उसको सबसे ऊपर, और जो सबसे कम है उसको सबसे नीचे। अब कंसिस्टेंसी अगर आपको बतानी है तो आपको इनकी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालनी पड़ेगी। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपकी क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन पर यूनिट ऑफ मीन आपको निकालनी पड़ेगी। ऐसा करने से कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। ए का अगर हम निकालें तो ए का हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 और ये है 40 इंटू 100, ये हमारे पास आया जी 12.5%। बी का अगर हम निकालें तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, बी का है 10 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 13.33%। ऐसे ही सी का अगर आप निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 18 बाय 90 इंटू 100, ये आएगा 20%। तो आप देखेंगे कि ए सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, फिर बी, फिर सी, और इनकी जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी ए बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर यहां पे बन जाएगा।
अगला सवाल हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स डिस्क्रिप्शन, इनमें से कौन सा गलत है? In a moderately asymmetrical distribution, the empirical relationship between mean, mode and median suggested by Carl Pearson is. तो empirical relation के ऊपर यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी जानते हैं जी, mode is equal to 3 median minus 2 mean, ये हमारा empirical relation है। और इसे अलग अलग तरीके से और भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे कैसे लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है जी, अगर आप मीन को उधर लेकर जाएंगे तो आपका यहाँ पे यही फॉर्मूला ही निकल कर आएगा और ये वाली बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये आपकी सीधा सीधा गलत है, क्योंकि एक रिलेटिव मेजर है डिस्पर्शन का, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। Measure of skewness indicates the direction and extent of skewness in the distribution of numerical values in the data set. तो skewness के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप skewness कंप्यूट कर रहे हैं तो वहां पे ये हमें उसकी डायरेक्शन भी बताता है और उसकी एक्सटेंट भी बताता है। तो ये भी कुछ ना कुछ सही लग रही है स्टेटमेंट हमें। Kurtosis refers to the degree of flatness or peakedness in the region. अगला सवाल है, इफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर 0.8 एंड 0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। अगर आपके जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं जी 0.8 हैं और 0.2 हैं। अगर ऐसा दे रखा है और हमें कहा जाए जी आर निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। ये आ गया 0.64 का, ये आएगा किसका, 0.16 का अंडर रूट आएगा, यानी कि ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा आपका 0.4, यानी कि आंसर क्या होगा जी आपका ऑप्शन नंबर डी। साइन कौन सा रहेगा हमारा, साइन वही रहेगा जो इन दोनों का साइन है, दोनों पॉजिटिव है तो इसका भी साइन पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अगला सवाल है, इन अ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ए रेफर्स टू। तो हमारी लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और हमें बताना है कि इस इक्वेशन में हमारे पास a क्या है। अब इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो y है, y हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि डिपेंडेंट है x पे। x हमारा क्या है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, b हमारी है जी स्लोप, और a हमारा होता है इंटरसेप्ट। तो हमारे पास यहां पे a पूछा गया और इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का सवाल है, इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज ग्रेटर देन 1, यानी कि कहा जा रहा है जी बी एक्स वाई आपका जो है वो ग्रेटर देन 1 है, वो 1 से आपका बड़ा है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, जो आपका बी वाई एक्स होगा, मस्ट बी लेस देन 1। तो ये बात यहाँ पे लिख रखी है जी कि ये लेस देन 1 होगा, तो बिल्कुल सही लिखा है ये हमारे। जो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही लिखी है कि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही निकल कर आएगा। तो दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में, और इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि दोनों हमारी ट्रू हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, इफ ईच वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज डिक्रीज्ड बाय k व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड इन दिस कंटेक्स्ट। तो बेसिकली क्वार्टाइल्स के ऊपर ओरिजिन ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन से क्या चेंज आने वाला है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वार्टाइल्स भी कवर्ड है यहाँ पे, क्वार्टाइल डेविएशन भी है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी यहाँ पे कवर्ड है। तो क्वार्टाइल्स आपके पास क्या होते हैं, Q1 Q2 Q3 आपके पास ये क्वार्टाइल्स होते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो तो वो आपकी निकलती है Q3 माइनस Q1, ठीक है, इसे डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच रहती है, ठीक है। तो अगर हम इस सवाल को देखो अगर, तो आप लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। लॉजिक आपका ये लगेगा जैसे मीडियन के अंदर ओरिजिन और स्केल चेंज होने से चेंज होता है, वैसे क्वार्टाइल में भी चेंज होगा। अगर आप ये लॉजिक लगा के सॉल्व कर लो, फटाफट कर लोगे। अगर आपको सवाल को और बारीकी से समझना हो तो आइए मैं आपको समझाता हूं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक सीरीज है, ठीक है। मैं एज्यूम करता हूं एक सीरीज है 2 4 6 8 10, कितनी टर्म्स हो गई, ये हमारे पास हो गई 5, इसको 8 कर लेते हैं, 6 7 कर लेते हैं, 10 12 और 14, 7 टर्म्स हो गई,
ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मैंने इन टर्म्स को लिख दिया। अगर मुझे क्वार्टाइल 1 निकालना हो तो क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए हमारी कौन सी टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 यानी कि सेकेंड टर्म, ये मेरे पास क्वार्टाइल 1 हो गई। थर्ड क्वार्टाइल मेरे पास कौन सा बनेगा, थर्ड क्वार्टाइल मेरे पास बनेगा n प्लस 1 बाय 4 इंटू थर्ड। तो आपको ये टर्म देखनी है, तो ये आपके पास कौन सी टर्म हो गई, ये बेसिकली आपके पास सिक्स्थ टर्म हो गई, तो ये आपका थर्ड क्वार्टाइल बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी है तो आप कैसे निकालते, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते। तो Q3 माइनस Q1 आपका क्या हो गया, 12 माइनस 4 8 डिवाइड बाय 2, आपकी क्वार्टाइल डेविएशन 4 निकल कर आ जाती। तो ओरिजिनली हमारी जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो यहाँ पे 4 निकल कर आ रही है। अब देखते हैं चेंज आता है कि नहीं आता। अगर हम हर एक वैल्यू को डिक्रीज बाय k, लेट्स अज्यूम कि k की जगह हम ले लेते हैं कि हर वैल्यू को हमने 1 से डिक्रीज कर दिया, तो हमारे पास नया डाटा सेट क्या बन गया, 1 3 5 7 9 11 और 13। ये मेरे पास यहाँ पे एक नया डाटा सेट बन गया। अब इसके अंदर भी ये क्वार्टाइल 1 हो जाएगा और ये मेरा क्वार्टाइल 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इनकी क्वार्टाइल डेविएशन निकालें 11 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका कितना आ गया, ये भी 4 ही हो गया। तो 1 वाला तो आपका ट्री हो गया। कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है जी। Q3 माइनस Q1 करिए जी, Q3 माइनस Q1 आपका 12 माइनस 4 ये आ गया 8, 12 प्लस 4 कीजिए नीचे तो ये आपका कितना हो गया 16, तो 8 बाय 16 ये आपका आ गया 1 बाय 2। ठीक है, ये तो आपका हो गया ओरिजिनल। अगर रिवाइज निकालना हो, रिवाइज निकालना हो तो Q3 माइनस Q1 आपका कितना हो गया, 11 माइनस 3 ये आपका हो गया 8, और अब कितना है आपका डिनोमिनेटर, ये हो गया 11 प्लस 3 यानी कि ये हो गया आपका 14। अरे भाई यहां तो डिनोमिनेटर आपका कम हो गया, डिनोमिनेटर आपका कम हो गया यानी कि आपकी ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिवाइज्ड वैल्यू आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। दिस वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज, डिनोमिनेटर के कम होने से आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन रिमेन अनचेंज्ड, ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और यही आंसर यहाँ पे दे रखा है इस सवाल का। अगला है जी, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल वैल्यू ईच इंक्रीजेस बाय के। तो लोअर एंड अपर क्वार्टाइल वैल्यू Q1 और Q3 क्या ये इंक्रीज हो रही है, नहीं सर ये तो डिक्रीज हो रही है। तो मेरे को तो इस स्टेटमेंट में भी गड़बड़ लग रही है, ये स्टेटमेंट भी मेरे हिसाब से पूरी तरीके से सही नहीं है। इसके बाद है क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन राइजेस। तो हाँ, क्वार्टाइल का कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन जो है वो तो राइज कर रहा है, ये तो हमने देख लिया कि डिनोमिनेटर कम होगा तो आपकी वैल्यू जो ओवरऑल है वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। तो मेरे हिसाब से 2 और 3 दोनों में कुछ गड़बड़ सी है, बट जो ऑफिशियल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बट उम्मीद करता हूं जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है इसके पीछे वो आपको यहां पे समझ आ गया, वो यहां पे समझना ज्यादा जरूरी था। चलिए अगला सवाल है, इफ ईच वैल्यू इन अ गिवन डाटा सेट इज डिवाइडेड बाय 4 हाउ विल इट इफेक्ट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको कैसे निकालते हैं जी, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, तो अगर हमने सभी वैल्यूज को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया तो क्या होगा, आपका मीन भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, मोड भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, मीन भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, मोड भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर तो आपका मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ही रह जाएगा। 1/4 और 1/4 दोनों आपका बाहर निकल के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओवरऑल वैल्यू में आपका कोई चेंज नहीं आएगा, ओवरऑल वैल्यू अनचेंज ही रहेगी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। आप एक्चुअल वैल्यूज लेके भी इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कोई चेंज यहाँ पे नहीं आता। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following statements is true। पहली स्टेटमेंट है, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो बीटा 1 आपके पास स्क्यूनेस का मेजर होता है, और बीटा 2 जो है वो आपके पास आगे ऑप्शंस में आ रहा है, वो आपका कर्टोसिस का मेजर होता है। तो अगर आपकी यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका जो बीटा 1 है वो आपको 0 देखने को मिलेगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही रहती है, जो बीटा 1 है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब स्क्यूनेस नहीं है, पॉजिटिव होगा तो आपकी स्क्यूनेस है। और इसका जो है हम अगर अंडर रूट कर लेते हैं तो उससे हमें एक बेटर मेजर मिल जाता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन का भी पता लग जाता है। फिलहाल इतनी रिक्वायरमेंट हमें इस सवाल के लिए नहीं है, हमारा इसी से काम बन रहा है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बीटा 1 आपका 0 होगा। कर्टोसिस मींस द लैक ऑफ सिमेट्री, ये स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है क्योंकि ये आपका स्क्यूनेस का मतलब होता है ना कि कर्टोसिस का।
और अगली स्टेटमेंट आपकी है बीटा 2 कैन बी नेगेटिव। तो बीटा 2 जो है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आपका फोर्थ मूवमेंट और सेकंड ऑर्डर मूवमेंट पे बेस्ड रहता है, जो कि आपके पॉजिटिव रहेंगे, और ये आपका नेगेटिव आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी सही नहीं है। स्क्यूनेस स्टडीज द फ्लैटनेस और पीकेडनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गलत है, क्योंकि स्क्यूनेस ये नहीं बताता, ये चीज हमें कर्टोसिस बताता है। ओके, तो हमारी सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही केवल सही बनेगी, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है जी, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस इन एन एस्टिमेटिंग इक्वेशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी इन द रेंज। तो कहा गया जी कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे बढ़ रहा है वैसे ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है। कहना ऐसे चाहिए कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर बढ़ रहा है, तो साथ साथ वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल को भी बढ़ा रहा है। ऐसे मैं कह सकता हूं, इसे एग्जांपल से अगर लेके बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपकी एडवर्टीजमेंट बढ़ रही है तो यहां पे आपकी सेल्स भी बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? सर अगर ऐसा यहां पे इनके बीच में रिलेशन है तो इसका मतलब है कि इनका जो कोरिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, 0 से 1 की रेंज में होगा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? बोथ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैव सेम साइन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स इज ऑलवेज मोर देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये भी आपने सीखा है जी कि अगर हम अपने जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उनका अरिथमेटिक मीन करें तो ये हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ज्यादा होने वाला है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द ओरिजिन एंड स्केल। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो होते हैं बट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं होते, और इसलिए आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी। और डी स्टेटमेंट है जी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, और इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है, इफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बिटवीन वेरिएबल्स x एंड y इज 36%। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या होता है जी? आपका अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है आपका 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपकी एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को बताता है। अनएक्सप्लेन्ड क्या होगी? 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि ये आपकी दी है जी 36% या फिर 0.36 ये हमें दी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बचेगा 0.64। आर की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आएगी? आर की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 0.8, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? द साइंस ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर ऑलवेज द सेम। तो ये बिल्कुल सही है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो ये भी बात यहाँ पे बिल्कुल सही लिखी है। द कोवेरिएंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आप सभी जानते हैं जी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर आप कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसलिए ये भी आपके बिल्कुल ठीक है। अगली है जी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ये आपकी गलत है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ओरिजिन और स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है, द स्पूरियस रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स रेफर्स टू। तो अगर आपके दो वेरिएबल्स के बीच में आपका स्पूरियस रिलेशनशिप है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी, रिलेशन हैपेंस ओनली ड्यू टू थर्ड वेरिएबल व्हिच इज कॉमन टू बोथ द वेरिएबल्स। तो आपका स्पूरियस रिलेशनशिप है, इसका मतलब है जी आपका नॉनसेंस कोरिलेशन है, या फिर जिसके अंदर कोई भी सेंस नहीं बन रही, उन चीजों का कोरिलेशन आपका निकल कर आया है। जैसे आप अगर कहते हैं कि आपकी आइसक्रीम की सेल्स और आपका ड्राउनिंग रेट जो है उसमें आपका पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट यहाँ पे कोई थर्ड वेरिएबल है जो कि इन दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कि है समर। अगर आपकी समर ज्यादा होती है तो आप आइसक्रीम भी ज्यादा खाते हैं और स्विमिंग भी ज्यादा करने जाते हैं, और आपके डूबने के चांसेस भी यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आइसक्रीम और ड्राउनिंग को आप देखते हैं तो इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो एक तीसरे वेरिएबल की वजह से है, और इनका जो रिलेशन कोरिलेशन निकल कर आया दैट इज स्पूरियस रिलेशन, दैट इज नॉनसेंस कोरिलेशन, और इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। तो दे रखी हैं जी स्टेटमेंट्स हमें।
कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल बट नॉट ऑफ ओरिजिन, ये आपकी गलत है क्योंकि दोनों का इंडिपेंडेंट है। कोरिलेशन डिनोट्स कोवेरिएबिलिटी बिटवीन द वेरिएबल्स, तो यहाँ पे कुछ जनरल सी बात लिख रखी है। रिग्रेशन इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये आपका गलत है क्योंकि रिग्रेशन रिलेटिव मेजर नहीं है, वो आपका एब्सोल्यूट मेजर है। रिग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, ये भी आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 आपकी सही होने वाली है, बाकी गलत है, यानी कि आंसर ऑप्शन डी है। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एवरस्टडी क्लासेस मल्टीपल कोर्सेज भी ऑफर करते हैं यूजीसी नेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए। उसके लिए आप हमारी ऐप और वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।